अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त इलेक्शन के गिर्द घूम रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने जो मराहिल हैं उनको तय कर रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस नौइयत की रूनुमा हो रही हैं कि जिसके नतीजे में दिखाई ये दे रहा है कि इलेक्शन के जो नताइज हैं उनके हवाले से बहुत से सवालिया निशानात जो हैं वो उठेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो यकीनन मुतहर्रिक हुई है। इस वक्त जो इलेक्टेबल्स हैं या वो जो टिकट होल्डर्स हो सकते हैं या वो जिन्होंने टिकट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है वो अपने अपने हलकों में सरगर्म अमल हैं। सबका ज़्यादातर वर्क जो है वो इस वक्त हलकों में हो रहा है और वो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आवाम को जो है वो राग़िब कर सकें, माइल कर सकें और जिन सियासी जमातों की तरफ से वो इंतखाबात लड़ना चाहते हैं उनको ये यकीन दिला सकें कि उनकी एक ठोस हमायत जो है वो उनके हलकों के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो भी हो रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को लेकर उनके साथ एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के लिए जो है वो कोशिश है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, उन्होंने MQM के वफ़द से मुलाकात की। दोनों ने ये फ़ैसला किया कि इंतखाबात जो है वो इकट्ठे लड़ा जाएगा। इसके बाद अब वो खैबर पख्तूनख्वा पर नज़र किए हुए हैं और देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जब वो जाते हैं तो वो किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद के लिए बात करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो भी एक किस्म के मुल्क की दौरे पर हैं। इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। आज वो नौशहरा में थे जहाँ पे उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब के लिए होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले नताइज तय करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएगा और हमें जो है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात मिलेंगे। अब देखना यह है कि इन सियासी जमातों की हलीफ जमातें कौन सी हैं। दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके अंदर लोगों की शमूलियत जो है वो जारी है और जाहिर है ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तितर बितर होने के बाद जो है वो वजूद में आई है। ये इस वक्त दिखाई ये देता है कि एक पनाहगाह बनी हुई है, लेकिन अब जो सियासी सूरत हाल है इसमें पहले की सूरत हाल जहांगीर तरीन साहब की और अब की सूरत हाल जो है उसमें फ़र्क है। पहले जहांगीर तरीन साहब जो है उस काफ़िले के शरीक थे जिसे इक़्तिदार में जो है वो पहुँचाया जाना मकसूद था और ज़ाहिर है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के अंदर लाए। अब मरहला दूसरा दरपेश है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक तो इलेक्शन लड़ना है, लोग उनकी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन क्या इंतखाबात में जब वो जाएंगे तो उनको वह नताइज हासिल हो पाएंगे? क्योंकि ये सूरत हाल जो है जब पार्टी तब्दील की जाती है तो फिर आवाम के अंदर भी एक ग्राफ जो है वो यकीनन गिरता है और ये चैलेंज जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दरपेश होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। कादर मंदोखेल साहब, ये फरमाइएगा कि आसफ़ ज़रदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और आज जो नौशहरा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर की है तो उन्होंने नताइज के हवाले से ही सवालिया निशान जो है वो उठा दिया है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई तज़ाद है सोच के अंदर? नहीं, बिल्कुल तज़ाद सोच का बिल्कुल नहीं है, लेकिन अलग-अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। और मैं या पीपल्स पार्टी का दूसरा जो भी रहनुमा है हमारे,
वो जब टीवी टॉक शो में बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात उठाते हैं, वो अब इस वजह से उठाते हैं एतराज़ात के अभी भी 3 महीने बाकी है। इलेक्शन कमीशन ये जो हमारे एतराज़ात है या खदशात है वो दूर करे तो इलेक्शन के नताइज और इलेक्शन की जो एक साख है वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। हम इलेक्शन हारने के बाद इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो कि हर कोई लगाता है। हम तो पहले ही बता रहे बाबा ये प्री पोल जो रिगिंग जिसे कहते हैं या उसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दो या जो नाम दो, तो ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन बआसानी से कर सकती है। नहीं, अब जहाँ इसमें तक इसमें आसिफ कादर अली मंदोखेल साहब एक सवाल है। सवाल ये है जी, कि देखिए सिंध के अंदर आपकी पोजीशन आप सिंध तक महदूद है, पंजाब में आप कुछ भी कहें, कोई भी दावा करें, आपकी सूरत हाल बहुत मखदूश रही है और है। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप वजारत उज़्मा की बात करते हैं तो उसकी सड़क पंजाब से होकर गुज़रती है और वहाँ पर आपको वो इतनी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो आपको वजारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँचा सके। आप जियाला वज़ीर आज़म होने की बात करते हैं, तो क्या अगर जियाला वज़ीर आज़म नहीं होता, आपको उस तादाद में नशिस्तें नहीं मिलती हैं, तो आप सवालिया निशान बना देंगे नताइज को? मेरे ख्याल में आपने जब फैसला सुनाई दिया है, तो उस पे मज़ीद मेरे जवाब का तो कोई हैसियत नहीं रह गई है। आपने अपना फैसला सुना दिए, मैंने आप फैसला किस नहीं सिंध तक सुनाया, मैंने महदूद हो ये गए, कहा है कि पंजाब के पंजाब में अंदर एक आपका पोजीशन नहीं, कमज़ोर है। सुन ले, जी, नदीम शेर साहब आपने सवाल किया, ज़रा थोड़ा-सा जी। हौसला भी रखें। आपने अपना फैसला सुना दिए, सिंध तक महदूद रहें। आपको किसने बोला? क्या पीटीआई को और मुस्लिम लीग नून को, क्या अभी जब पीटीआई की हुकूमत थी, क्या मुल्तान से हमने अली मूसा गिलानी की सूरत में हमने पीर साहब शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई को सबको नहीं हराया? आप कैसे कह सकते? फिर राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर बैठे हुए, क्या वो सीट हमने नहीं जीती हुई? क्या उसके अलावा पंजाब की दूसरी सीटें जो हमारे रहनुमा है वो नहीं है? गो इसके बावजूद कि जहां पीटीआई बनी थी, पीटीआई में 90% लोग पीपल्स पार्टी के तोड़ के ले गए और यही जहांगीर तरीन थी जो उसको दुपट्टा पहना पहना के शमूलियत करा रहे कि हमने 1 विकेट गिरा दिए, 2 गिरा दिए। तो मेरे भाई, दूसरी बात ये पंजाब किसी की जागीर नहीं है। अगर पंजाब किसी की जागीर है या नून लीग 125 सीटों का दावा कर रहे हैं और अगले दिन महमूद मौलवी साहब मेरे साथ थे किसी शो में और आज भी आपको रिपीट करेंगे, वो कह रहे थे हम 30 से 35 उठाएंगे और मुस्लिम लीग नून जो है ना वो 80 उठाएंगे। यानी जो उसके इत्यादी है या उनके कहने पे जो आईपीपी बनाई गई है, वो खुद कह रहे हैं कि वो 80 सीटें इनकी, तो राना सनाउल्लाह कैसे 125 लेके बैठे हुए हैं? और अगर आप 125 राना सनाउल्लाह को दे दें, 30-35 आप आईपीपी को दे दें, उसके बाद टीएलपी है, मौलाना फजल रहमान साहब है, पीपल्स पार्टी है, दूसरी वो है और खुद पीटीआई है जो कहते हैं हम उकला को देंगे, तो ये फिर बाकी तो ये तो फिर 400 की सीटें हो गई है। तो मेरे भाई, इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन के दिन हर लम्हे जो ना सूरत चेंज होती रहती है। हम तो मुस्लिम लीग नून से एक सवाल करेंगे इलेक्शन के दिनों में कि बाबा आप ये बता दो, आप अभी रिसेंटली आपकी हुकूमत खत्म हुई है हम समेत 16 महीने की, आइए 16 महीने की कारकर्दगी आप भी आवाम को दिखा दें, हम भी दिखाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है आप कह रहे 1955 में वो पश्तो में कहावत है, बोले मेरे बाप के पास 40 गज तलवार है, बोले किधर है, बोले काबुल में पड़ा हुआ है। तो ये काबुल वाली बातें छोड़े 2013 की, अभी बताओ जो आपके भाई वजीर आजम थे और वो अभी मौसूफ मेरे मुकाबले में आ रहे कराची में, अगर पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिए, रिपीट किया है, इस आदमी ने 1 रुपए का काम नहीं किए और चले आ रहे हैं इलेक्शन के लिए। कर रहे हैं। मैं नवाज शरीफ आता हूँ साहब जो कि नवाज शरीफ कादर मंदोखेल साहब, इसमें एक सवाल भी है, क्योंकि जब आप 16 महीने की बात करते हैं तो वो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी पूछते हैं। आप इसमें महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि जैसे कादर मंदोखेल साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी के लोग तोड़े गए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन से, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब सरपरस्त हैं, कायद हैं, मुख्तलिफ है जो 2018 के वक्त थी, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो कुछ कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी कर पाएगी। उसकी आप वजह देखें, हमारे पास जो ज्वाइन किया है पंजाब में उसमें इलेक्टेबल्स काफ़ी हैं। इस पर तो मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी एग्री करेगी कि वो इलेक्टेबल्स हैं जिनके अपने वोट काफ़ी हैं।
तो ये कहना कि जी हम पंजाब में नहीं निकालेंगे, मैं आज भी कहता हूँ कि देखिए ये हर पार्टी का हक है कि वो कहे कि वो 145 नहीं 160 सीट निकालेगा, मगर मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 150 सीट निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ हम 30 से 35 सीटें, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, हम पंजाब से निकालेंगे। अब ये जो गवर्नमेंट बनेगी, मैं कई दफ़ा टीवी चैनल्स पे कह चुका हूँ, क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं है। ये एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, उसकी दो वजूहत है, एक क्लियर मैंडेट नहीं है, दूसरी जिस हालत में मुल्क जिस बहरान में चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस में, ये सब पार्टीज़ मिल के या कम से कम मेजॉरिटी पार्टीज़ मिल के अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो वही इस मुल्क को इस माशी बहरान से निकाल सकेगी। सिंगल महमूद मौलवी साहब, मुझे ज़रा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। आपने जो बात की है उसमें भी एक सवाल है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये फरमाइएगा कि देखिए गुजारिश ये है कि आपने इलेक्टेबल्स की बात की है, एक तो आपको इस दफ़ा दो तरफ़ा चैलेंज है। एक तो ये है कि ठीक है इलेक्टेबल्स का अपना वोट होता है, एक वोट जो है वो गुस्से का भी है और नफ़रत का भी है। आपके मामले में मामला दो तरफ़ा हो जाता है कि पार्टी छोड़ने के ऊपर नाराज़गी और गुस्से का भी वोट है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो जो खला पैदा होगा इन दो चीज़ों का, आपको ये यकीन है कि वो पुर कर पाएंगे? नहीं, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास तो एक एडवांटेज भी है, जो आपने कहा डिसएडवांटेज है, मैं उसको एडवांटेज में कह रहा हूँ। ये जितने लोगों ने आईपीपी बनाया है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम इस मुल्क में फ़ौज के साथ हैं, और वो जो वहाँ पे जो आप जिनको कह रहे हैं गुस्सा, उनको ये सोचना पड़ेगा क्या हम यहाँ पे इस पाकिस्तान में अपने फ़ौज को बुरा भला कहें, अब जो कि हमारे इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, क्या हम उनके ऊपर जो है अटैक्स करें? ये सिखाया गया है। कौन सा पाकिस्तानी चाहेगा कि फ़ौज के ऊपर हमले करें और उनके जो असासे हैं उनको डैमेज करें? तो हम तो देखें, हम उन लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा, उसकी वजह ये है। और कौन सी वजह? हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी, हमारी छोड़ने की वजह ये थी कि वी वुड नेवर लाइक टू गो अगेंस्ट द आर्मी। और कौन सी झगड़ा था? तो लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ वो आ रहे हैं जो कहते हैं बिल्कुल आप लोगों ने सही किया, हम जो फौज के खिलाफ गए ये बड़ा गलत है, आप सर्वे करा के देख लें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी आर्मी के अगेंस्ट जाना वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, और देखें आज तक वो उसमें रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। उनको रिग्रेट करना चाहिए था, उनको उसी वक्त जो है माफ़ी मांगना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था आज ये मुझसे गलती हो गई है और जो है मैंने फ़ौज के ऊपर जो किया है ये गलत हुआ है। अगर इसको आए बाएं शाएं करने से तो देखिए रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि फ़ौज के क्या किरदार है। आज एक ही तो इंस्टीट्यूशन बचा है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस के हाल तो आपने देख लिया। फ़ौज एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो अभी तक इंटैक्ट है। ठीक है, आप अदलिया को देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अवाम हमारे साथ है। ठीक है, मैं आता हूँ महमूद मौलवी साहब। कादर मंदोखेल साहब, ये फरमाइएगा, आपने ब्रेक पर जब जा रहे थे तो उस वक्त आपने बात की थी 16 महीने की कारकर्दगी। अगर आपको बिलावल भुट्टो साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2 तकरीरें याद हों तो उन्होंने एक बात कही थी, एक तो फ्लोर ऑफ द हाउस, एक कराची में जब शहबाज शरीफ साहब गए थे तो उन्होंने कहा था कि कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने ये बात कही थी कि ये वज़ीर आज़म जितनी मेहनत से काम करता है और जितने खुलूस से काम करता है मैंने पहले नहीं देखा है। तो ये तो 16 महीने की कारकर्दगी, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब खुद उस पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो बहुत शानदार थी। देखिए, अगर आप एक बात को पकड़ के और आप उसको सर्टिफिकेट देना चाहते हो कारकर्दगी का, तो मेरा एक जुमला सुन लें। शहबाज शरीफ साहब ने उसका हल्का और मेरा हल्का, मिफ्ता इस्माइल साहब का हल्का, मुस्तफ़ा कमाल साहब का हल्का, ये एक ही है। यहाँ के 5 मनसूबा बनाता 50 अरब रुपए का PC1 वगैरह बन गए, और जो ये बजट में आना था, पास होना था,
एक दूसरा मंसूबा था कराची का K4, जो कि वफाकी बजट की वजह से काफी अरसे से इल्तवाक का शिकार है। हमें ये यकीन दहानी कराई है कि ये बजट में पास होगा और अगले दिन काम शुरू होगा। खुर्शीद शाह साहब मुझे खुद बता रहे थे, उस वजारत के इंचार्ज थे। तो उसके बाद जब बजट आ गया तो K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 17 अरब रुपए रखे, जिसकी आप तकरीब की बात करें बिलावल भुट्टो साहब की, ये उसी तकरीब में जो K4 मंसूबे का संग बुनियाद रख रहे थे। तो मोहतरम उस प्रोग्राम में जो बिलावल साहब उम्मीद रख रहे थे शहबाज स्पीड की, तो उस शहबाज स्पीड ने सिर्फ 17 अरब रुपए रखे उस स्कीम के लिए, जो कि आधे तो तनख्वाहों में चले जाएंगे। उसके बाद उसी तकरीब में ये भी एक प्रपोजल था कि K5 मंसूबा बनना था 50 अरब रुपए की लागत से, वो उसके लिए 1 रुपए नहीं रखा। अब आप मुझे बता दो कि एक शख्स स्टेज पे बैठ के मेहमान खुशी बन के एक तकरीब का वो आगाज कर रहा है, और बिलावल साहब ने एज ए मेहमान अच्छे लफ्जों से उसको नवाजा और उसने धोखा दे दिया, तो उसमें हम क्या करें बताएं मुझे, उसको क्या नाम दे? मैं धोखा नहीं दूंगा तो क्या नाम दूंगा? और ये धोखा सिर्फ बिलावल साहब को नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, उसने अपने आप को अपने इलाके के लोगों को दिए। 2018 से यहां से इलेक्शन लड़ चुका है, और फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल 2021 में लड़ चुका है। एक वजीर आजम बन गया, दूसरा वजीर खजाना बन के नहीं 1 रुपए का नहीं, काम नहीं किया। इसमें तो उसको कादिर मैं क्या मंदोखेल कहूंगा, साहब ये शहबाज स्पीड फरमाइएगा करूं या जी। रिवर्स स्पीड कहूं? अच्छा, कादिर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है 16 महीने आप इकट्ठे रहे, माजी में भी एक दफ़ा आप लोगों ने इकट्ठे हुकूमत बनाई थी, चली वो कुछ हफ्ते ही। क्या ये जो अब तलखी है, ये इलेक्शन की तलखी है, और कल को अगर आपको फिर एक मरतबा इश्तराक में जाना पड़ता है तो आप तलखी को उस तक ले जाना पसंद करेंगे कि वापसी का दरवाज़ा ही ना रहे? देखिए, वापसी का दरवाजा तो सियासत में बंद नहीं होता है, पहली बात आप ये ज़हन में रख ले। दूसरी बात ये कि 2013 का इलेक्शन हुआ, जिसको आरओ का इलेक्शन का नाम दिया है जरदारी साहब ने, फिर भी हम असम्बली में बैठ गए। 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के और पाकिस्तान पे जो मुसल्लत की है, उसको भी हमने नहीं माना, हमने सेलेक्टेड का, मगर असम्बली में हम बैठ गए। फिर अदम एतमाद की तहरीक के वक्त आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हल्फ नहीं ले रहे थे वजारत का कि भाई हमने जो एक हुकूमत जो हमारे नज़र में वो महंगाई और मुल्क की बर्बादी की तरफ जा रहे थे, तो हमने अदम एतमाद पेश करके उसको हटा दिया है। तो हमें वजारत कुछ नहीं चाहिए। तो आपको पता है ये पूरे पीडीएम पीछे पड़ गई है कि नहीं जी आपने लेना है। वो शायद इनके दिल में यह था कि उनके जहन में कुछ, हमारे जहन में यह था कि हमने एक आदमी को उठाना था, हटा दिया, आगे हम कोई ख्वाहिशमंद नहीं है। तो आप मुझे बताओ, फिर भी हमने वजारतों में मजबूरी में आ गए, उनकी आप प्रेशर को, रिक्वेस्ट को, जो नाम दे दो उसको। तो ये सारी चीजें हमने कर दी है। तो आप मुझे बताओ, फिर उसी हुकूमत में बिलावल साहब जहां पाकिस्तान को एफएटीएफ से नाम निकलवाया, उसी वजारत के तहत जो जीएसपी प्लस के अंदर 16,000 अरब पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही थी और आगे भी मिलेगी, वो बिलावल साहब ने उसके लिए रास्ता हमवार किया। और उसी वजारत खारजा में सऊदी अरब में जहां उसने $3 अरब दिए थे पीटीआई हुकूमत को, और वो खड़े खड़े उसे वापस लिए और नाराज हो गए, वो हमने उसे वापस ली है, जो कि आपके सामने। और फिर उसी वजारत के तहत जो सी पे बंद हो चुका था, वो हमने दोबारा स्टार्ट कराए। तो परफॉर्मेंस तो है ना, इसको आप मानेंगे ना? मानेंगे। उसी तरह हमारी दूसरी वजारतें आपके सामने, आप आती है, मैं खुर्शीद इस शाह तरफ साहब की आता हूँ वजारत की मैंने कादिर बात। मंदोखेल साहब, मैं आता हूँ अब। महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि ये बात कही जा रही है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की इंतखाबात के बाद कुदरती हलीफ होगी, या ये इस वक्त बैकअप पार्टी है, ये तासुर क्यों उभर के सामने आ रहा है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा ख्याल से तासुर कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको ये बता दूं, ये जो पार्टीज़ इस वक्त एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं, ये उछालना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये फिर साथ सब बैठेंगे। ये मैं आपको आपके शो पे कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लें। अभी जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और दूसरे पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएगी। और आज हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के अगर करेंगे, तो जैसे आपने कहा कि ये
जो है लॉन्ग रन में नुकसानदेह होगा। पहले भी आप देखें ना, पीपल्स पार्टी PMLN एक दूसरे के ऊपर कितने कीचड़ उछालते थे, उसके बाद फिर बैठ गए। देखिए ये किस्म की सियासत हमें नहीं करनी चाहिए। हमें आवाम के इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहिए, हमें मुल्क के इश्यूज़ पे बात करना चाहिए, हम क्या रिलीफ दे सकते हैं पब्लिक को वो बात करना चाहिए। हम अभी से लगे एक दूसरे की बुराई करने। देखिए कल जो है आसिफ जरदारी साहब ने अपनी मैच्योरिटी और जो है दिखाई कि देखें वो जो है कितने बड़े सियासतदान हैं। कल बहुत मैं खुश हुआ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया आसिफ जरदारी साहब ने कि मैं जो है इलेक्शन कमीशन को हम मानते हैं और हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एतराज़ नहीं कर रहे हैं, हम इनको ये इलेक्शन के ऊपर भी हम एतराज़ नहीं करें। ये बड़ी खुशाइन बात थी और ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। देखिए ना, एक दूसरे के ऊपर आज हम इसको डैमेज करके इंटरनेशनल लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस होंगे ये मुतनाज़ा है। मेरे ख्याल से हमें इलेक्शन के ऊपर जाना चाहिए और इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जो चाहे वो कोलेशन बने या ना बने, देखिए इलेक्शन अपने अपने मैंडेट पे हो और जो है लोगों को आप अपना मंशूर दें ना। हम ये मंशूर दें कि 18 माह में क्या हुआ। देखिए 18 माह में ये मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं था, मगर मैं आपको बताऊँ एक इनसिक्योर हुकूमत थी। उसकी वजह कि आज जाएगी और कल जाएगी किसी को पता नहीं था, तो स्टेबिलिटी थी नहीं, तो जो काम होते थे वो काम भी नहीं हो सके। देखिए रिट ऑफ द गवर्नमेंट उसी वक्त आती है जब स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जब ब्यूरोक्रेसी और लोगों को ये पता होता है कि हुकूमत 2 महीने में जाएगी या 3 महीने में जाएगी या 1 महीने में जाएगी, तो वहाँ पे लोग उस किस्म से काम नहीं करते। महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि ये इस तरफ आते हैं, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया था कि ये जो तासुर आ रहा है कि आप मुस्लिम लीग नवाज की एक बैकअप सपोर्ट हैं, ये तासुर क्यों बरकरार है? देखिए हमारा मुस्लिम लीग नवाज का बैकअप होने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि हम वो पार्टी है जो कि आप देखें मेजॉरिटी जो है IPP में जो है PTI से आए हुए हैं। मैं कहूँगा 95% PTI के लोग हैं। ये टेक्निकली जैसे पेट्रियट बनी थी, ठीक है ना, ये उस किस्म की है, मगर हमने क्योंकि अलग करके हमने ये नहीं कहा कि जी PTI पार्लियामेंट्री है, हमने एक अपनी शनाख्त बनाई और एक नई पार्टी जो है फ्लोट की। वरना हम बड़े आराम से बना सकते थे कि जी PTI पेट्रियट या PTI फलाना। हमने कहा नहीं जी, एक नई सिरे से तश्कील दी जाए और एक नई पार्टी बनाई जाए और उसमें जितने लोग आ रहे हैं वो IPP में जो है PTI के। अब लोग कह रहे हैं कि वो जी PTI के लोग IPP में क्यों आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे? उसकी वजह ये कि मेजॉरिटी लोग सब PTI के दोस्त हैं जो एक साथ काम कर चुके हैं, जिनका एक साथ माइंडसेट एक ही है। हमारा डिस्प्यूट जो हुआ, ये जितने लोग आए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि फ़ौज के ऊपर था, एंटी आर्मी और विद द आर्मी, और हम विद द आर्मी वाली बात है। हमारा कोई जो है कोई डिस्प्यूट और तो नहीं था। एंड देखे ना, अगर आज जो है वक्त के ऊपर सब रियलाइज कर रहे हैं कि यस दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन अगेंस्ट द आर्मी। और ठीक है, मैं जो है ये मुझे महमूद मौलवी साहब आगे सबको जी, मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें कादर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि ये भी कहा जाता है, बहुत से स्टेटमेंट्स ये भी आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी खदशात हैं कि सिंध के अंदर मामलात उनके लिए कोई ख़राबी की सूरत हाल इख्तियार ना कर लें, और यही वजह है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो महमूद मौलवी साहब ने इस आपके सवाल को गोलमोल करके एक्सेप्ट कर लिए कि वो अगली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल होगी। दूसरी बात ये कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की बात को अपनी मतलब के मुताबिक उसकी तशरीह करके ये भी साबित करना चाह रहा है कि बाबा जो रिजल्ट आएगा मानना, आप मानना। तो भाई ये रिजल्ट तो हम मानेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। पश्तो के कहावत है साल के बारे में कि ये साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे लेकिन लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। ये इलेक्शन तो गुजर जाएगी। हमने 13 और 18 दोनों को माना, असेंबली में बैठे, मगर हमने सेलेक्टेड कहा। तो ये सेलेक्टेड पार्ट 2 की स्टोरी क्यों रिपीट की जा रही है?
और हमारे जो खदशात है वो कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से तारे तोड़ कर लाओ। हमारे जो खदशात थे वो बड़े सिंपल से है कि बाबा ये जो आपका तराजू का पलड़ा एक तरफ है, पंजाब में तरक्याती काम चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद है, सिंध में आपने पूरे ब्यूरोक्रेसी को उठा के फेंक दी है, तरक्याती काम हमारे जो सीवरेज के पानी के, मेरे एक पानी की लाइन 2 साल पुरानी है, वो इलेक्शन कमीशन ने रोका है। अब मुझे कोई कानूनदान को इलेक्शन कमीशन से पूछो, 2 साल पहले मंजूर शुदा पानी का वो टेक्निकल वजह ये थी कि वो चादर की पाइप से हमने प्लास्टिक में कन्वर्ट करा दिए क्योंकि चादर महंगा हो गया, उसकी वजह से अल्तवा हो गया, उसको भी रोका है। तो आप मुझे बताओ फिर वो सैलाब जदगान के जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया था उसके मकानात का, वो भी आपने रोक दिया है। तो ये तो बड़ा आसान से हमारे मुतालबात थे, ये पूरे हो जाए तो हम कोई इतराज नहीं करेंगे। लेकिन एतराज तो बात ही होता है ना, ऑटोमेटिकली आएगा। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अगर अच्छी तासुर पैदा की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ये जो एतराजात है ये आपकी बस में है। हम इलेक्शन हारने के बाद नहीं लगा रहे एतराजात, हम पहले लगा रहे ताकि आप उसको दूर कर दे। तो उसमें कौन सी मुश्किल काम और गलत कौन सी बात है? कोई मुझे बता दे। ये हमारे छोटे छोटे मसले हैं जो बुनियादी सहूलियत आवाम का, एक तरफ को निगरान हुकूमत 29 अरब रुपए तरक्याती काम मंजूर करे, दूसरी तरफ हमारे 2 साल पहले के पानी के सीवरेज के लाइन है उसको आपने रोक लिया है। तो अब मुझे बताओ, ये हम नहीं एतराज उठाएंगे, हम नहीं बात करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे? मैं कादर मंदोखेल साहब आता हूँ ज़रा, क्योंकि इसमें फिर महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स आ रहे हैं सिंध में और कराची में, आपको लगता है कि आपकी पार्टी की कोई पोजीशन है? जी बिल्कुल, सिंध में भी है और कराची में भी है। वक्त आने के ऊपर आप देखेंगे कि हमारे कितने सीटें कराची से निकलेंगी और कितनी सीटें इंटीरियर सिंध से निकलेगी। और देखें ना, हम भी ये रो रहे हैं कि इंटीरियर सिंध में हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये कि जो लोग वहाँ पे हमारे साथ जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे जब भी बात होती है वो कहते हैं कि सब हमें जो है अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड दिला दें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है और पीपल्स पार्टी सब कर रही है। तो मैंने कहा देखिए, हम ये नेगेटिव चीज़ें ना करें, हम पॉजिटिव बात करें। हम ये ना कहें कि जी पीपल्स पार्टी, हम अपना मंशूर दें। और अगर देखें ना, हम अपने आप को नेगेटिव हमेशा जो है ये सोचें कि देखें जी पॉजिटिव बात क्या है। और मैं जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो तारीफ़ कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। उसने पॉलिटिकल मैच्योरिटी, देखिए ना, ये बड़ा आसान है कहना कि जी मैं इलेक्शन को नहीं मानता, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। तो इसके बाद हम करेंगे क्या? अगर सब लोग इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएंगे और इलेक्शन को नहीं मानना शुरू करेंगे तो फिर क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती क्या है कि थर्ड फोर्स आए? मेरे ख्याल से ना आसिफ जरदारी साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे, ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगे। इसमें महमूद मौलवी साहब, सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सियासी जमातें एक दूसरे को कह रही हैं कि हमें लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जो है वो दो। तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो पॉकेट्स में तकसीम हो गई है और जो पार्टी जिस पॉकेट में ताकतवर है वो उस दूसरे की उसमें मुदाखलत नहीं चाह रही है, और यही लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है या कुछ और है? देखिए यही मसला है। देखिए अगर सिंध की बात करें तो आप एमक्यूएम से पूछें, वो भी कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। आप पंजाब में देखें ना, उसकी वजह यह है कि पंजाब में PMLN जो है उनको ज़्यादा मिल रहा है, जो वहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा है। अब आप KPK में चले जाएंगे, वहाँ पे उसके जो है अलग इश्यूज़ हैं, हर जगह के अलग इश्यूज़ हैं। बलूचिस्तान में देखें ना, बहुत सारे लोग ने PMLN की तरफ चले गए जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं। और इश्यूज़ क्या हैं? मेन इश्यूज़ पे हम आए ना, हम आवाम के लिए बात करें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम इस मुल्क के इश्यूज़ पे बात करें, हम आवाम के इश्यूज़ पे बात करें। हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा के एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश ना करें। उसकी वजह यह है कि वक्तन पर वक्तन सब एक दूसरे के साथ रहे हैं। आज जो MQM को बुरा भला कह रहे हैं ये भी साथ रहे हैं। MQM PTI के साथ भी रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी रही है, PMLN के साथ भी रही है। पीपल्स पार्टी PMLN के साथ अभी हुकूमत में थी। अब ये कहना कि जी वो गलत थे और वो जो है प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए कैबिनेट जब होती है पूरी एक टीम होती है। मैं महमूद मौलवी साहब आता हूँ क्योंकि आपने एक सवाल उठा दिया है। अब इसमें कादर मंदोखेल साहब ये फरमाइएगा कि देखें
सियासी नारा जब भी लगता था आपकी तरफ से बेनज़ीर भुट्टो, चारों सूबों की जंजीर, अब इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ का था। अब ये जो ट्रेंड हो गया, ठीक है, आप भी एक खैबर से शुरू हों, कराची तक आप चलें, नवाज़ शरीफ साहब हैं वो भी इसी तरह सारे सूबों में जाएं और जाकर अपना एक जो सूरत हाल है उस उनकी पार्टी में कोई लोग आते हैं, ये जो भी होता है वो करें, या आपके यहाँ से लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं वो हो, ये इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल कहाँ से आ जाता है फिर? देखिए, पहले महमूद मौलवी साहब ने जो कहा कि सिंध और कराची से हम सीटें निकालेंगे, आप नतीजा कबूल करो। भाई पहले उम्मीदवार तो ढूंढ लो, पहले बंदे तो ढूंढ लो खड़े करने के लिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो कहते हैं सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पंजाब में है, जो पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि अभी पिछले महीने, इसी महीने 5 नवंबर को जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ, पीटीआई पूरे पाकिस्तान में वो आजादी नहीं थी जो सिंध में बाकायदा अपने निशान पे आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ा है। 5 नवंबर का इसी महीने की बल्दियाती सीटों पे सिंध में और बशमूल कराची में। तो आप मुझे बताओ, हालांकि मैं नहीं कहता कि हमने बड़ा कारनामा की, ये भी इलेक्शन कमीशन ही किया है। तो जब इलेक्शन कमीशन सिंध में इतना लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे पीटीआई को, तो अब ये करूं कि बाकी सूबों में पीटीआई समेत पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं दे रही है। तो सवाल तो हमारा ये है। मैं दोबारा ये चीज कहता हूं कि आप ये छोटे मसले हमारे अगर इलेक्शन कमीशन हल कर दे तो बिल्कुल एक शफाफ इलेक्शन के। अभी अगर पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जो 3 महीने पहले तनाजात उठ रहे हैं, आप मुझे बताओ कि ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्यों 54 अरब रुपए खर्च करे इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन बचा ले और एक ऑर्डिनेंस जारी करा दे। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता होने के बावजूद वजीर आजम, चारों सूबों के मुस्लिम लीग नून के या आईपीपी के वजीर आला, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो बात वही होगी, जो एतराज मैं आज करूं वो कल करूंगा। कर दो। कादिर मंदोखेल साहब, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। महमूद मौलवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? 20 सेकंड है। मैंने कहा कादिर मंदोखेल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वजीर आला हमारा बनेगा। अब ये पंजाब का बनेगा या कहाँ का बनेगा, मेरे ख्याल से मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी वजीर आला हमारा बनेगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।